फिर आपको दौरा होता है नहीं ना होता है, ऐसा ही कमजोर हो गया तो भारी लगता है। चलो इसको रोको। भारी लगता है कभी कभी करना नहीं लगता। हाँ तो नस मार सकता है, नसा जो इतना दिक्कत हो रहा है उसको तो नशे का ऐसा होगा, नौसे में जाम फिर था जैसे हुआ। ठीक है। देखो रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, अब इसको करना है बाद में, धीरे इसको हिलाना है अपने से, हिला ज्यादा नहीं है, लाओ इधर ना, वेरी गुड, ठीक है, लाओ इधर, हाँ ले जाओ, लाओ उठाओ उठाओ, वेरी गुड, देखो हो रहा है, उठाओ ले जाओ, जैसे हाथ पकड़ ले रहे इसे पकड़ ले रहे चलो ना धैर्य रही इसी वैसी जैसे धैर्य थी, ठीक है, ऐसी और ले रहे धीरे धीरे वहाँ जाना शुरू हो जाए। चलो जो कर रहा है तो चलो ठीक है। एक बात तो है दौड़न तो बहुत सुंदर लगेगा, सरिया भी ले जाती पहुंचा रात सबके तरफ पड़ ठीक ना, जितना बार हो सके भगवान करो ठीक है, वो अब रात में ना किसी चीज हम इसके डॉक्टर हम आपको बताएंगे, करना आपको है ना, क्योंकि हम आएंगे आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना, और आपको दिन भर लगे रहना है ना, तब जाकर फायदा करेगा। ये एक्सरसाइज है, दवाई जल्दी काम करता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, दिन भर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हाँ जैसे कि तुम सोए आधा घंटा सो लिए, फिर उठा दो। हाय फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आज के हमारे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है और आई होप कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। फ्रेंड, मैं अपने पापा के बारे में कुछ बता रही थी आप लोग को। फर्स्ट ब्लॉग तो गया आप लोग के पास। मैं लखनऊ से जब घर ले गई थी मेरे पापा को, जब तक का बता रखी हूँ, उसके आगे का मैं कुछ नहीं बताई आप लोग से। मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपने पापा को घर ले गई तो 1 महीना तक मैं अपने पापा को लेकर गांव में ही रही। मेरे बच्चे दिल्ली में थे और मैं गांव में थी। उसके बाद फिर मतलब मेरे पापा गांव में थे और मैं यहाँ थी, और मेरे पापा को हमेशा दर्द होता था। कभी लेकर मुजफ्फरपुर भागना, कभी कहीं, जो जहाँ कहते थे वहीं लेके भागते थे, क्योंकि इनका दर्द जो था, पेन, वो कम नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत फ़र्क था लेकिन वही हाल थी। हमेशा शाम में रोते रहते थे। आने जाने वाले लोग उनको आवाज़ सुनते थे, देखते थे खड़े होकर। मतलब एक तमाशा बन गया था हम लोग का। जैसे लोग कहते हैं ना, लोग मजाक उड़ाने लगे थे। हमारे घर के लोग खुद, हमारे पापा 5 भाई हैं, वो खुद मजाक, उनके हमारे पति पटदार जो भी हैं वो सब मजाक उड़ाने लगे थे। फिर मेरे पापा को बॉर्न टीवी था, जिसके कारण हमारे बड़े पापा की फैमिली हो या हमारे मझले दूसरे नंबर पापा की फैमिली हो, हमारे घर में कोई आता नहीं था। मेरे पापा के पास कोई बैठता नहीं था, या कोई नहीं बैठता था कि हमें ये बॉर्न टीवी हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्रेंड दशहरे आ जाते हैं। दशहरे से पहले, हाँ, 10वीं के दिन की बात है, पिछली साल 10वीं की कह रही हूँ, 2022 में 10वीं के दिन, दशहरे के दिन मेरे पापा को अचानक से पेन होता है। तो मेरे एक फूफा जी हैं, वो कहते हैं कि आप समस्तीपुर लेके जाओ इनको, वहाँ पे एक डॉक्टर है, वहाँ पे पर्सनल इन्हीं न्यूरोसर्जरी का है, जिसको पैरालिसिस या नस ब्लॉक हो जाता है तो उनको वहाँ देखा जाता है और ठीक हो जाते हैं। हमें भी एक हौसला मिला, उम्मीद मिली कि चलो देखते हैं वहाँ भी जाकर। वहाँ गए, जब हम गाड़ी रिजर्व किए गए तो बड़ी मुश्किल से तो हम उस एड्रेस को ढूंढ पाए और पहुँचे। जब हम अपने फूफा जी को बोले कि आप चलो, तो बताने, कहते हैं ना कि फ्री का सलाह तो हर कोई देता है, जब आप उसका साथ ढूंढोगे ना तो वो नहीं मिलेगा आपको। बताने को तो वो बता दिए, लेकिन जाने के समय वो इनकार गए, बोले कि
अब रीज़न क्या था वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। फिर हम लोग लेके गए, मैं थी, मेरी बड़ी बहन, जीजा, मम्मी, मेरे हस्बैंड तो बाहर थे क्योंकि नहीं कमाते, तो हम लोग क्या खाते और मैं अपने पापा के ऊपर क्या खर्च करती। फिर हम लोग लेके गए पापा को समस्तीपुर, और वहाँ गए तो एक सरकारी हॉस्पिटल था। हम तो देख के उसे हैरान हो गए कि भाई ऐसे हॉस्पिटल में इलाज भी होगी। लेकिन फिर एक मन कहा कि अरे हो सकता है, शक्ल से जज नहीं किया जा सकता, या इंसान हो या किसी स्थान को, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर बड़े बड़े डॉक्टर हार जाते हैं ना, तो आजकल झोले छाप जो होते हैं उनकी भी दवा असर कर जाती है, वो तो ऊपर वाले की देन होती है। जब मैं अंदर गई, एम्बुलेंस अंदर गई तो मैं पापा को जब उतारी, अंदर ले गई, स्लिप कटवाई, दिखाई डॉक्टर से। डॉक्टर बोले यहाँ तो इस बीमारी का कोई डॉक्टर ही नहीं है, कि आप ऐसा कीजिए, इनको पटना ले जाइए। उस दिन इतनी ट्रैफिक थी सड़कों पे, इतनी भीड़ थी, दशहरे के लेकर मेला, दूसरी बात भसावन भी थी कहीं कहीं, लेकिन फिर भी कोशिश मैं नहीं छोड़ी, और लेके हम गए तो वो एम्बुलेंस जो हम किए थे समस्तीपुर हॉस्पिटल के पास, वो एम्बुलेंस वाला इतना तेज़ था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं हर दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती है कि आपको अगर कोई भी एम्बुलेंस वाला अगर सलाह देता है कि आप उस हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ अच्छी इलाज होती है, मेरे घर के फैमिली हैं उसमें ठीक हुए हैं, ऐसे है वैसे है, बहुत बड़े बड़ी बातें करते हो, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप वहाँ ना जाएं, क्योंकि उनकी कांटेक्ट होती है, कमीशन होता है, हर पेशेंट पे कमीशन मिलता है। आजकल संस्था क्या बताऊँ मैं, ग्रुप जो बच्चे डॉक्टरी MBBS करने जाते हैं बाहर, वो ग्रुप बना के एक हॉस्पिटल चलाते हैं, बस उनसे इनकी कांटेक्ट होती है। फिर हम गए तो मैं पटना गई, PGI मैं वहाँ लेके गई तो वहाँ सर्वे डाउन था, स्लिप कट नहीं रही थी, एडमिट होएंगे ही नहीं, क्या करूँ। फिर भी लाइन में लगी थी। मेरी मम्मी और मेरे पापा को वो एम्बुलेंस का ड्राइवर इतना बहकाया कि आप वहाँ चलो, उस हॉस्पिटल में मेरा भाई आपके जैसा ही था, वो बीमार था, वो ठीक हो गया, आज अगर किसी को मार दे तो मर जाएगा, इतनी ताकत हो गई है उसमें। तो जो बंदा बीमार होता है ना, तो फ्रेंड उनके अंदर ये होता है ना कि जो बंदा झूठ भी बोल रहा है ना, अगला व्यक्ति अगर झूठ भी बोल रहा है तो उनको सच दिखता है, क्योंकि वो परेशानियों से गुजर रहे होते हैं और हर किसी पे ट्रस्ट करते हैं। फिर मेरे को बुलवाए मेरे पापा और बोले कि बेटा ऐसा है कि मेरे को ले चलो, ये जहाँ बोल रहे हैं वहाँ मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं कहा चलो ठीक है भाई, किसी के दिल को ठेस पहुँचाना भी हमारा कोई वो नहीं था। मैं बोले ठीक है, मेरे पापा को भी ये ना लगे कि भाई हमारे बच्चे हमें नहीं दिखवाना चाह रहे हैं। फिर हम लोग लेके गए अपने पापा को पाटलिपुत्र में, वो ले गया। वो क्या किया, मेरे पापा को एडमिट करवा के और अंदर जो हॉस्पिटल के जो ऑनर होते हैं उनसे मिलकर वो अपना कमीशन लिया और चलते बना। हमें तो फेंक दिया वो, भाई तुम पड़े रहो, अपना काम बना। वो चला गया। उसके बाद मेरे पापा को इमरजेंसी में एडमिट किया गया, जो कि मेरे पापा इमरजेंसी के पेशेंट नहीं थे। इमरजेंसी में भर्ती करने के बाद उन्होंने हम पे बिल बनाया 30,000 का। वो भी 30,000 बताती हूँ किस किस चीज़ का। पहले तो ऑक्सीजन का बनाया, दूसरी बात इमरजेंसी चार्ज, डॉक्टर चार्ज, सिस्टर, चलो ये सब तो चलो चलता है, लेकिन इमरजेंसी चार्ज हमारे लिए नाजायज़ था। और ऑक्सीजन हमारे पापा को लगा ही नहीं था, जो दवा नहीं लगी थी उस दवा की चार्ज। फिर जब हमें बिल मिला तो हम देखे इस पर ऑक्सीजन चार्ज क्यों लिखा है, उनको तो ऑक्सीजन लगा नहीं है। वो कह रहा हमें नहीं पता, डॉक्टर जो बोला है वो हम कर रहे हैं, जो काउंटर पे जो होता है स्टाफ वो बोला।
फिर हमने हंगामा किए, हम गुस्सा हो गए, हम डॉक्टरों से बातचीत की। डॉक्टर तो बात करते नहीं हैं, ऑनर के थ्रू बात हुई हमारी। मैं ऑनर को एक ही बात बोली ऐसा। और दूसरी बात पाटलिपुत्र हॉस्पिटल की बात है, पटना पाटलिपुत्र। वहाँ पे एक बहुत कम उम्र की लड़कियाँ थी जो सिस्टर थी, वो भी बहुत बदसलूकी से बात कर रहे थे पेशेंट के साथ, बदसलूकी कर रहे थे सबके साथ। फिर मैं ऑनर से मिली, ऑनर को बोली ऐसा है कि जो चीज़ नहीं है उसका बिल बनाया जा रहा है। दूसरी बात, आपके हॉस्पिटल में स्टाफ को बात करने की तरीका नहीं पता है। एक तो इंसान अपने दुख और परेशानियों से परेशान है, तीसरा आप कर रहे हो कि मुझे तो वो एम्बुलेंस वाला फंसाया। मैंने धमकी दी कि मुझे तो वो एम्बुलेंस वाला फंसाया, मैं उसका नंबर पे केस करूँगी, FIR करूँगी। फिर वो ऑनर डर गया, ऐसा है जी, ऐसा मत करो आप, जो बनता है आप दे दो और आप इलाज करवाओ। मैं बोली इलाज तो कराने की उम्मीद ही ख़त्म हो गई है आपके हॉस्पिटल में आके। ऐसे लगा कि आप भैया एक धंधा खोल रखे हो, भर्ती करो, जब लास्ट पोजीशन पे बंदा आ जाए, जितने पैसे जीत सकते हो जीतो, जब लास्ट पोजीशन पे बंदा आए तो आप ट्रांसफ़र करो, मतलब रेफ़र कर दो। फिर वहाँ से मैं बहस की और कुछ पैसे मैंने, जो मेरे जायज़ पैसे बनते थे वो मैं देकर और वहाँ से अपने पापा को डिस्चार्ज करा ली। फ्रेंड, वहाँ से फिर लेकर मैं अपने पापा को गांव लेके आई, गांव में रखी। उसके बाद गांव में रखते रखते आज मेरे पापा इलाज में ही हैं, PGI लखनऊ के इलाज में ही चल रहे हैं और पहले से बहुत बेहतर हैं। अभी चल भी पा रहे हैं, वॉकर पकड़ के चल लेते हैं। माता रानी से यही दुआ मांगती हूँ कि माँ, आप भी एक माँ हो और एक बेटी हो, माँ जननी हो, और एक बेटी का लाज आप रखना कि मैं अपने पापा को कुछ नहीं, क्योंकि देखो मैं तो एक जरिया हूँ। कहते हैं ना, जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हो। तो माँ जननी आप कर्म के दाता हो, जन्म के दाता तो माता पिता होते हैं। तो मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है, क्योंकि कहावत कहा जाता है कि माँ बाप जब एक संतान को जन्म देती है तो माँ की दूसरी जन्म होती है, क्योंकि माँ के बिना भी अब बच्चों की ज़िंदगी अधूरी है और बाप के बिना भी ज़िंदगी अधूरी है। गांव में लोग कहते हैं बाप नहीं होगा तो माँ पाल लेगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पाल तो हर कोई ले, माँ बाप ना रहे तो भी पल जाएगा, ये कहने की बात है। लेकिन पापा का प्यार, माँ का ममता का छाँव, दोनों ज़रूरत होता है फ्रेंड। और आज कहीं ना कहीं दुआ और दवा दोनों काम आए हैं। और हमारे तो दुश्मन बहुत हैं, सब तो यही उम्मीद लगा रखे थे कि ये मर जाए मर जाए मर जाए, लेकिन कहते हैं ना, जाके रखे साईं या तो मार सके न कोई। मैं कसम खा ली थी कि अगर मैं 10 रुपये कमाती हूँ, अगर मेरे 10 रुपये से अगर मेरे पापा की ज़िंदगी बच रही है तो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की कोई बड़ी बात नहीं। और आज गर्व करती हूँ मैं अपने आप पे। देखो, करने वाले तो सब भगवान हैं, मैं तो एक जरिया हूँ। भगवान हमें कहते हैं, मैं करती हूँ। कहते हैं ना कि, कैसे बताऊँ, कहा जाता है ना कि इंसान को सबक सिखाने वाले या सत्संग हो या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं इसमें भगवान की मर्ज़ी होती है कि आप कोई गुरु बन जाते हैं। जैसे अरुणाचार्य जी को देखिए, गुरु बन गए और अपने सत्संग के थ्रू बहुत ऐसे लोग को सुधारे हैं जो अत्याचार अपने माता पिता पे करते हैं, जो माता पिता हैं अपने बच्चों पे करते हैं। फ्रेंड, हमारे इस सेवा को देख के मेरे सास ससुर बहुत जलते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरी शादी 2010 में हुई थी। 2010 में मैंने जितने जुल्म सही है कोई नहीं सहा है।
मेरी दूसरी देवरानी भी आई हुई हैं, उन पे भी नहीं हुआ है। हमारी सास मेरे पापा को सीधा गाली देती थी, हरिंदर सिंह अपनी लड़की को ले जाओ, अपनी लड़की को अपने पास रखो। दूसरी बात, लड़ाई हो जाती थी। एक दिन की बात है, जब मेरी लड़ाई हुई थी, मेरे हस्बैंड बाहर में थे, तो फिर मेरे को गर्मी लग रही थी। मैं आंगन में एक पटिया बिछाई और तकिया लेने के लिए अंदर गई, जब तक सांप आके उस पटिए के नीचे सो गया था। मैं भी सो गई। मैं शायद उसके ऊपर सो गई, क्योंकि मैं अनजान थी कि शायद इसके नीचे कुछ नहीं है, वो भी अनजान था कि इसके ऊपर कोई नहीं सोएगा। देखिए, ये तो होनी है। जब मैं सुबह उठी तो मैं पटिया उठा के रख दी और वहाँ पे सांप था। मेरी सास गाली देने लगी, यही मेरे को गाली दी कि यही मंगाई होगी और मेरे को कटवाएगी, कोई मत छूना, वही छुएगी। फिर मैं आई, बाहर निकली, देखी तो वो छोटा सा सांप मरा हुआ था। फिर उठा के मैं ही फेंकी उसको। फ्रेंड, मैं खाती भी थी ना, मेरी सास कहती थी अपने हस्बैंड से, खुराकी मांगो, जो तुम खाती हो उसका खर्च मांगो, खर्च दो मेरे को। मेरे माता पिता को भी गाली सुनना पड़ता था मेरे वजह से कि तुम निपुत्तर हो, क्योंकि फ्रेंड हम 3 बहन हैं, भाई नहीं है हमारे पास। और मेरे सास ससुर का सोच है कि जिस घर में लड़का हो उस घर में बेटे को ब्याहो, उस घर की बेटियां लाओ। पता नहीं, मैं नहीं जानती हूँ रीज़न क्या है और उससे होता क्या है। आज के डेट में लाई हैं, बहू भी लाई हैं वो, जिनके घर में 4 भाई हैं, और वो अपने मन की रानी है। मन है तो करती है, नहीं मन है तो नहीं करती हैं। गाली गलौज भी देती हैं, खाती भी हैं बैठ के, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं। सबका अपना अपना समय होता है, भगवान जिसको जैसा बनाता है। ज़िंदगी दिए हैं तो जीना तो पड़ेगा, किसी के डर से हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सुसाइड करना एक कायर इंसान का सोच होता है। मैं कायर नहीं हूँ, मैं एक ऐसे माँ बाप की लड़की हूँ जो हमारे माँ पापा संघर्ष करके जीना सिखाए हैं। किसी का 1 रुपया बेईमानी का नहीं लिए हैं, न किसी का कुछ बेईमानी किए हैं, न लाइफ में कभी झूठ बोले हैं, न छल किए हैं। और हमारे पापा मेहनत करके हम लोग को पाले हैं, खिलाए हैं, पढ़ाए हैं। जितना उनसे हुआ उतना किए हैं अपने हिसाब से। जैसे हर माँ बाप कोशिश करते हैं वैसे मेरे माँ बाप भी किए हैं। लेकिन मेरी सास आज भी ताना देते, मेरे सास और ससुर मेरे आज भी ताना देते। मेरी सास को लड़की नहीं है, 4 लड़के हैं, लेकिन आज भी मेरे ससुर ताना देते हैं मेरे बारे में, मेरे पापा को, कि इसका बाप किराए पे रह गया ज़िंदगी भर, अब इसके औलाद भी रहेंगे किराए पे। क्योंकि फ्रेंड, वो घर बनाने नहीं दे रहे, न ज़मीन दे रहे बांट के कि भाई लो घर बना लो। फिर कहाँ रहूँ मैं, बताइए। अब परदेश में मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं, मैं यहीं रह रही हूँ और यहीं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ। जो बनता है सास को भी करती हूँ। भाई आप लोग समझ सकते हो कि परदेश में रहने वाले को खर्च कितनी होती है। 10,000 12,000 सैलरी है मेरे हस्बैंड का। मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी कमाती हूँ, लेकिन पूर्ति नहीं होता हमारा। क्या करूँ, बस गालियाँ सुनती हूँ सास ससुर के। और फ्रेंड, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। एक मेरी बहन है, वो आपको बताई हूँ कि वो भी मेरे देवर शादी किए थे उनसे, उन पे भी बहुत अत्याचार करते हैं हमारे घर के लोग।
सब एक ही ताना देते हैं कि तू भाग के शादी करी है, भाग के शादी करी है। एक बात बताइए, भागना किसको कहते हैं? जो घर से भाग गए उसको तो भागना कहते हैं। और आखिर मैं बड़ी भाभी हूँ और भाई है, हम मिलकर शादी करवाए हैं तो हम घर के मेंबर भी तो हैं। कहते बड़े भाई और भाभी एक माँ समान होती है, माँ का दर्जा मिलता है। जब माँ चली जाए तो भाभी को माँ का दर्जा मिलता है। तो मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। कोई दूसरी कास्ट नहीं थी, अपनी कास्ट थी, मैंने रिश्ता करवाया। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं ना जो घरों में आग लगाते हैं, और वही इंसान कहते हैं कि हमारी दिल की ख्वाहिश है कि सब मिलजुल के रहें। ठीक है, यही होता है। फ्रेंड, मेरे पापा से मेरे ससुराल तक का ये जर्नी है हमारा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे मायके में जो बड़े पापा लोग हैं क्या करते हैं। बहुत अत्याचार कर रहे हैं वो लोग। छोटे छोटे भाई, मेरे एक छोटे चाचा हैं, वो भी एक्सपायर कर गए, उनकी भी ज़मीन हड़प रहे हैं। और 2 भाई मिलकर 3 भाई का हिस्सा इन्होंने रख लिया है। क्या? तो मेरी कमाई का है, मेरे नाम पे है। एक बात बताइए फ्रेंड, जब बच्चे छोटे होते हैं और जब बाप चला जाता है तो बड़ा भाई गार्जियन होता है। जब सब भाई कमा के देता है तो सबके पास तो आईडी पहले के ज़माने में नहीं हुआ करते थे। जब बच्चे बड़े हो जाते थे, जब आईडी बनवाते थे, तो बड़े पापा और मेरे दूसरे नंबर पापा के पास आईडी था, आधार कार्ड, जो भी कुछ हो। तो ये दोनों अपने नाम से ज़मीन लिखवा लिए। आज की डेट में ये दोनों इतने गंदे निकले, इनकी नीयत इतनी गंदी निकली कि आज तीनों भाई का हक मार के बैठे हैं। कोई नहीं, मैं तो सब कुछ खोलूँगी, वक्त आए तो हर चीज़ बताऊँगी, कौन कैसा है ये सब कहूँगी। क्योंकि फ्रेंड, आप लोग मेरे फ्रेंड हैं, मेरे परिवार हैं, मेरी फैमिली हैं। मैं आपसे अपने पूरी जर्नी बताऊंगी और मेरे साथ क्या होता है मैं सब बताऊंगी। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, नमस्ते, प्रणाम। फिर मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।